कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था ना कि रोमन रेंस और सीएम पंक एक मूवी शो में अपनी वॉइस देने वाले हैं, उसको डब करने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगा था कि हाँ ठीक है, चलो इंटरेस्टिंग ये है कि ये दोनों मतलब ये एक ही शो में होने वाले हैं जहाँ पे अलग अलग कैरेक्टर प्ले करेंगे। लेकिन इतना ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग होगा ये मैंने नहीं सोचा था। पहले आप ये वाली क्लिप सुनो जहाँ पे ये रोमन रेंस की आवाज़ है और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि दोनों ही कैरेक्टर का नेम सेम है। Actually, my name is Gene. My name is also Gene. अब रोमन रेंस का आपको वैसे डब्ल्यूडब्ल्यू में कैरेक्टर पता है, बहुत ही काम आता है, मतलब काम आता मतलब कि बहुत ही शांत तरीके से आता है, बहुत ज़्यादा अपने आप को रिजर्व करके वो रखते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ रोमन रेंस की आवाज़ के साथ इंटरेस्टिंग चीज़ें सुनने को मिल सकती हैं। और कोई कंसिडर कर रहा है इसको देखना तो बताना। वैसे मुझे लगता है कि इस वाली मूवी शो से कुछ क्लिप्स ऐसे निकल सकती हैं जो कि फिर डब्ल्यूडब्ल्यू के कॉन्टेक्स्ट में वायरल होंगे, क्योंकि कई बार जो डायलॉग्स हैं वो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से यूज़ कर लिए जाते हैं, जो कि फिर उस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा फनी बना देते हैं। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 791 में। और पिछले 7 दिनों में डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए सर्वाइवर सीरीज के लिए कुछ बहुत ही अलग चीज़ हुई है जो कि थोड़ी रेयर ही होती है। तो हुआ क्या है, हुआ ये है कि अब 41,000 से ज़्यादा टिकट्स यानी कि 41,000 से ज़्यादा टिकट्स सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के लिए बिक चुकी हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले 4 दिनों में 6,000 से ज़्यादा टिकट्स बिकी हैं। ये नंबर्स कुछ ही दिन, मतलब अगर टिकट्स बिक रही हैं आपके 40,000 तो वो बड़ी बात है, लेकिन मुझे लगता है उससे भी बड़ी बात यह है कि जब आप पास आ चुके हो शो के और सिर्फ 4 दिन में सॉरी आप 6,000 से ज्यादा टिकट्स बेचो। और ये क्यों हुआ ये हमने जब देखा, अभी ये रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर भी जो आमने सामने आ गए थे, उसके बाद जो लोगों की हाइप है सर्वाइवर सीरीज के लिए बहुत ज्यादा हो गई है। और आपको थोड़ा अगर और इसको समझना तो उसके लिए कॉन्टेक्स्ट और दे सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में क्या रहे हैं सर्वाइवर सीरीज के अटेंडेंस, जो कि 13,000, 15,000, 16,000 इसी के आसपास थी। लेकिन इस बार ये 40,000 से ज्यादा है। और डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपने उस स्टेडियम के अंदर कुछ और जो अटेंडेंस वाले सेक्शंस हैं उसको खोला है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आके सर्वाइवर सीरीज को देखें। तो अब डब्ल्यूडब्ल्यू के पास क्या है, बड़े बड़े सुपरस्टार्स, डब्ल्यूडब्ल्यू के पास वॉर गेम जैसा स्ट्रक्चर है, डब्ल्यूडब्ल्यू के पास अच्छी कैपेसिटी में बैठा हुआ क्राउड है। तो फिर ये एक परफेक्ट डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए सिनेरियो बनता है काफी सारी बड़ी चीजें करने का। इसके बाद बात करते हैं देखो उस चीज के बारे में जिसके बारे में फैंस बहुत ज्यादा कंप्लेन करते हैं, और वो ये है कि रोमन रेंस अब शोज पर इतना आता नहीं है, वो पार्ट टाइमर हो चुका है। लेकिन इसके बाद अब आप रोमन रेंस के लिए शायद और कुछ बोलने नहीं वाले। लेकिन उससे पहले जैसे मैंने आपको कल बताया था, ब्लैक फ्राइडे की सेल इज स्टिल ऑन और नेचुरल टीन, तो भाई इससे बेस्ट मौका कुछ है नहीं अपने जो सप्लीमेंट स्टैक है, जो प्रोटीन है, जो क्रिएटिन है, जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप लेना चाहते हो उसको भरने का। और जैसे मैंने आपको बोला था कि विंटर बेस्ट टाइम होता है अगर आपको गेनिंग करनी है या फिर अपना मसल मास बढ़ाना है। और मैं भी प्लान कर रहा हूँ कि अभी मेंटेनेंस पे था कुछ टाइम से कि लेट्स सी विंटर के खत्म होने तक कहाँ तक जाया जा सकता है। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दोनों में ही आपको नेचुरल टीन का लिंक मिलेगा। 22% ऑफ है, आर पंत वाला कोड लगा लेना और आपको एक बढ़िया सा इसके ऊपर फिर जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। अगेन सेल वाली चीजें नेचुरल टीन जैसे प्रीमियम प्रोडक्ट के ऊपर कम होती हैं, और प्रीमियम प्रोडक्ट के प्राइस अगर नीचे आ जाए तो ये अपॉर्चुनिटी एटलीस्ट इंडियंस तो आई थिंक मिस नहीं करते। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में आपको मिल जाएगा। बाकी फिर देखते हैं विंटर के बाद कौन कहाँ तक कैसी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता है। तो रोमन रेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, और इस चीज पर डिफेंड किसने किया है, कोडी रोड्स ने, कि तुम्हें रोमन रेंस को कुछ बोलना नहीं चाहिए। काफी हद तक ये बात सही भी है कोडी रोड्स की, लेकिन एज अ फैन आई थिंक मैं इस बात को कभी भी डाइजेस्ट नहीं करना चाहूंगा। तो कोडी रोड्स ने रोमन रेंस के बारे में ये बोला कि तुम सारे लोग तब कहां पे थे जब रोमन रेंस का वो ट्राइबल चीफ वाला रन चल रहा था, जो विल और जो ड्राइव रोमन रेंस के अंदर उस समय थी, उसने ऐसा काम करके दे दिया है कि अब वो उस पोजीशन के ऊपर आ चुका है कि वो शॉट्स को कॉल कर सकता है कि उनको कब आना है। इवन उन्होंने ये भी कहा कि जब भी आपको रोमन रेंस शोज पर दिख रहा है तो उसे गिफ्ट समझो कि रोमन रेंस की प्रेजेंस है और तुम लोग उसको एंजॉय कर सकते हो। अब देखा जाए तो होता वैसे ऐसा ही है, अगर किसी सुपरस्टार का स्टेटस बहुत ज्यादा हो जाता तो फिर लोग उसके पुराने कामों के लिए फिर उसको अप्रिशिएट करते हैं और उसकी ग्रेटनेस को भी अप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन एज अ फैन अगर देखा जाए भाई, तो आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू फैन की जो आत्मा है वो तो तभी तृप्त होती है जब ये पता चल जाता है कि हाँ भैया अभी बंदा रिटायर हो जाएगा, अभी रिटायर हो जा रहा तो ठीक है, ये इसका डिसीजन है, इसे हम इसके ऊपर छोड़ सकते हैं। ऐसा बोल के कोडी रोड्स ने थोड़ी तारीफ जरूर कर दी रोमन रेंस की, बट एज रोमन रेंस फैन क्या ये बात जस्टिफाइड
है भी, लेकिन आई डोंट थिंक सो है। बेचारा यार कोडी रोड्स एक तरफ रोमन रेंस को ऐसे बढ़िया बढ़िया करके अप्रिशिएट कर रहा है, फिर सामने आ जाता है कुछ ऐसे वाले ट्वीट्स जहां पे कोडी रोड्स का मजाक बनाया जा रहा है कि कैसे ये कोडी रोड्स का कैरेक्टर कितना ज़्यादा स्टूपिड और हिलेरियस है। ये बंदा आता है और पूछ रहा रोमन रेंस से कि तेरा इसमें क्या लेना देना है या तेरा इसमें क्या फ़ायदा है, जबकि रोमन रेंस के तो पंगे विजन से चल रहे थे और वेलकम टू माई टीम करके बोल रहा है, और ये वो आखिरी बंदा था जिसने इस टीम को ज्वाइन किया था। तो जो बंदा लास्ट में आ रहा है उसकी ये टीम कैसे हो सकती है? इसके ऊपर भाई 4000 से ज़्यादा लोगों ने लाइक्स भी किया हुआ है कि कैसे 4000 लोगों ने लाइक्स किया हुआ है कि कैसे ये कोडी रोड्स का कैरेक्टर डब्ल्यूडब्ल्यूई चलाती है। फनी तो देखो ये है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा काफ़ी हद तक जो चीज़ स्मैकडाउन में जाके कोडी रोड्स ने बोली थी कि जो उनका प्रोमो था, आई थिंक उसने फिर भी थोड़ा सेंस बना दिया। एटलीस्ट कोडी रोड्स ने एफर्ट्स डाले हैं तो उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करना पड़ेगा। बाकी तो आपको पता ही है डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ भी तरीके से अपनी जो उनको स्टोरी दिखानी होती है उसका सेंस बनाने की कोशिश करती है, और वैसे ही कुछ उन्होंने कोडी रोड्स के अभी वाले इस वॉर गेम्स में एंट्री को लेके भी किया। आजकल रेसलिंग कैटेगरी में पता नहीं हर एक दूसरी तीसरी पोस्ट के बाद ये वाली पोस्ट क्यों आ जाती है, जहां पे सोलो सिकोवा की ये वीडियो है जो कि उनके पेंटा के साथ जो मैच हुआ था उसी की, और यहाँ पे इस क्लिप को काट के डाला हुआ है और लिखा हुआ है सोलो इज हार्ट ब्रोकन। और बहुत सारे लोग इसको कोट करके लिख रहे हैं कि एंजाइटी हो रही थी सोलो सिकोवा को, और उस टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले कितने ब्रूटल हैं कि कैमरा उन्होंने बिल्कुल सोलो सिकोवा पे ही लगा के रखा हुआ था। मतलब वो थोड़ा सा भी सिंपैथी नहीं थी उनको इनके लिए। मतलब पता, मुझे तो नहीं पता ये एंजाइटी है या फिर क्या है, बट अगर ऐसा कुछ है, क्योंकि सोलो सिकोवा के एक्सप्रेशन तो देखो अलग से लग रहे हैं, जैसे थके हुए के साथ साथ वो चेहरे पे थोड़ा सा जो फियर होता है वैसा भी कुछ था। और मैच के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करोगे तो उस पॉइंट पे ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा था, क्योंकि पेंटा तो उधर पड़ा हुआ था भाई अपना, उनको तो लग गई थी। तो पता नहीं क्या इसका मतलब, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है क्या है, बट लोग ये बोल रहे हैं कि इस समय कुछ एंजाइटी अटैक आया था सोलो सिकोवा को। मेडिकल प्रोफेशनल तो देखो मैं हूं नहीं, लेकिन पता नहीं ये सही है या नहीं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। आपको कुछ पता है इसके बारे में? तो भाई ब्लीचर रिपोर्ट ने रैंक किए हैं जॉन सीना के ग्रेटेस्ट राइवल्स और उनकी पूरी रैंकिंग निकाली है। आप बताना कि इस वाली लिस्ट से आप लोग कितना ज्यादा अग्री करते हो। नंबर 10 से शुरुआत करें तो यहाँ पे नाम है ब्रे वायट का, उसके ऊपर आते हैं शॉन माइकल्स, 8 पर है कर्ट एंगल, 7 पर है बटिस्टा, 6 पर फिर आते हैं एजे स्टाइल्स, और टॉप 5 की बात करें तो 5th में है ब्रॉक लेसनर, 4th पर नेम है रैंडी ओटन का, उसके बाद आते हैं द रॉक, और नंबर 2 पर एज हैं, और नंबर 1 राइवल जिसको रैंक किया है ब्लीचर रिपोर्ट ने जॉन सीना के लिए वो कोई और नहीं बल्कि द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक है। अब देखो हर किसी के अपने हिसाब से जो रैंकिंग है वो अलग अलग हो सकती है। पर्सनली मैं तो देखो रैंडी ओटन को ही टॉप पे रखना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके की एक्सट्रीम चीजों से ये दोनों सुपरस्टार गए थे, मैं तो फिर रैंडी ओटन को एक अलग ही, रैंडी ओटन और जॉन सीना की राइवलरी को अलग दर्जा देता हूं। लेकिन ये मेरा ऑब्वियसली बायस है, कहीं ना कहीं सीएम पंक और एज वाली जो चीज है, ये जो इनकी जो राइवलरी थी ये भी टॉप स्पॉट रखती है। और बहुत सारे लोग इस बात से भी थोड़े नाखुश हो गए कि रॉक को तुमने ऊपर रख दिया और रैंडी ओटन नीचे है। आपको क्या लगता है ये लिस्ट को अगर आप अपने हिसाब से दोबारा से रीअरेंज करो? बाकी नाम तो वैसे परफेक्ट सेंस बना रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि ये जो 10 के 10 नाम है इनकी हिस्ट्री तो रिच है जॉन सीना के साथ। जॉन सीना की बात चली रही है तो जॉन सीना से रिलेटेड एक अच्छी और एक बुरी बात मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अच्छी बात यह है कि जैसे पॉल हेमन ने बोला कि जो चीज सर्वाइवर सीरीज में जॉन सीना करने वाला है वो तुमने उसकी सर्वाइवर सीरीज की अब तक की किसी भी परफॉर्मेंस में ऐसा नहीं देखा होगा। अब इसके बाद लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ मैच ही तो है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। तो अगेन फिर से वही वाली बात सामने आ रही है कि कहीं सर्वाइवर सीरीज के वॉर गेम्स वाले मैच में भी तो जॉन सीना की एंट्री नहीं हो रही, क्योंकि तभी शायद पॉल हेमन ऐसी स्टेटमेंट देंगे। और इस वाली स्टेटमेंट के ऊपर जॉन सीना ने वो कल ट्वीट भी किया था जहां पे वो रिस्पेक्ट करके लिख रहे होते हैं और साथ में टैग भी किया हुआ था उन्होंने। तो लोग ये बोल रहे हैं कि क्या डबल ड्यूटी तो नहीं होने वाली जॉन सीना की? ये तो अच्छी चीज हो गई, देखो हो जाती है तो बढ़िया बात है। और बाकी ये मत पूछना कि जॉन सीना कैसे आ जाएंगे, भाई जिमी ऊसो वहां पे बंदा है, डब्ल्यूडब्ल्यू को कभी भी जिमी ऊसो को साइड में लगाना होगा तो वो उन्हें लगा सकते हैं। लेकिन जो बुरी बात है वो ये है भी या नहीं वो तो हमको 13 दिसंबर के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक जो ट्वीट है जिसके ऊपर बताया जा रहा था कि नेटफ्लिक्स के कितने ज़्यादा नंबर्स आए हैं 17 नवंबर वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए, वहाँ पे जो कोट किया गया और भाई इसके ऊपर ऑलमोस्ट 10,000 लाइक्स भी होने वाले हैं। और लिखा यह जा रहा है द कंपनी अबाउट टू विटनेस सम क्रेजी डिक्लाइन पोस्ट डिसंबर 13, यानी कि जॉन सीना के रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे लोग डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं देखेंगे और एक डिक्लाइन आएगा डब्ल्यूडब्ल्यू के नंबर्स में, व्यूअरशिप में, रेटिंग्स में। देखो ये बात तो बिल्कुल सच है कि इस पॉइंट पे जॉन सीना के एक्टिव होने की वजह से बहुत सारे लोग डब्ल्यूडब्ल्यू देख रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि इसके बाद जॉन सीना रिटायर हो जाएगा और हमको जॉन सीना देखने को मिलेगा नहीं। तो फिर ऐसे केस में ऑब्वियस होगा फिर ये कि बहुत सारे लोग फिर डब्ल्यूडब्ल्यू देखना बंद कर देंगे और फिर उसके बाद वो बोलेंगे कि ठीक है वैसे भी अब हमारे काम का कुछ है नहीं। बट फिर भी देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू इस चीज़ को टैकल कैसे करती है, क्योंकि फेयरवेल टूर से तो उन्होंने ऑब्वियसली बहुत अच्छे पैसे कमाए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जॉन सीना के जाते ही आप ये मान लो कि हाँ डिक्लाइन तो आएगा।
गई। तो देखते हैं इस चीज़ को WWE कैसे फिगर आउट करते हैं, क्योंकि वो एक क्रूशियल पीरियड होगा फैंस के लिए भी कि क्या वो WWE के साथ उस समय भी बने रहेंगे या मतलब जाने के बाद बने रहेंगे या फिर कुछ टाइम में फिर छोड़ देंगे। वॉर गेम्स मैच की जो हील वाली साइड है उसमें ड्रू मैकिंटायर भी एक नेम होने वाला है, और ड्रू मैकिंटायर ने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है कि वॉर गेम्स में वो क्यों उतर रहे हैं और इस वॉर गेम्स में वो करने क्या वाले हैं। कहते भाई मेरे लिए तो सबसे मजे की बात होगी वॉर गेम्स में उतरना, क्योंकि जो भी टीम मेरे सामने है हर एक बंदे का मैं भूत उतारना चाहता था और वो मुझे मौका मिल गया है। कोडी रोड्स के साथ उनके पंगे चल ही रहे हैं, ऊसोस को तो इतना कोई सीरियसली लिया नहीं है। जो वीडियो पोस्ट किया ड्रू मैकिंटायर ने ऐसे ही करके उनको साइड लगा दिया उन्होंने। उसके बाद फिर वो रोमन रेंस की भी बात कर रहे हैं यहाँ पे कि उनसे भी ऑब्वियसली उनकी हिस्ट्री है, और सबसे ज्यादा ध्यान उन्होंने सीएम पंक के ऊपर भी दिया। कहते हैं एक बार फिर से उस बंदे को फेरने का मुझे मौका मिलेगा। और फिर उसके बाद वही कहते हैं कि देखो ब्रॉक लेसनर के साथ में, ये भी उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि ब्रॉक लेसनर के वो साथ हैं तो क्या है फिर ये इस चीज को वो कैसे देखना है। कहते हैं देखो भाई सिंपल सी बात है, ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट होने से बढ़िया है कि तुम उसके साथ उसकी टीम में ही क्यों ना हो जाओ। तो उस चीज को वो तो बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि चलो भाई मैं वॉर गेम्स मैच में। और पॉल हेमन की भी उन्होंने तारीफ कर दी कि कैसे इस बंदे को हर एक सिचुएशन में कैसे काम करना है वो आता है, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर वैसे सस्पेंड थे लेकिन पॉल हेमन ने कुछ अपने कलाकारी दिखाई जिसकी वजह से ड्रू मैकिंटायर इस मैच में आया। तो भाई अब वो मोमेंट तो बढ़िया लगेगा जब ड्रू मैकिंटायर रोमन रेंस सामने सामने होंगे, ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक स्पेशली आमने सामने होंगे, क्योंकि इतने टाइम से WWE ने इन दोनों को आमने सामने लाना थोड़ा सा अवॉइड ही किया था। बट वो एक वॉर गेम्स में एक वो याद रखने वाला मोमेंट तो हमको मिलेगा जो कि हमको रिविजिट करवाएगा इस ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक के फ्यूड को, जो कि हमने अब से 1 साल पहले देखी थी। चलो भाई बैक स्टेज रिएक्शन फाइनली आ ही गया है ब्रॉक लेसनर का, जो एंट्रेंस पे उन्होंने स्लिप किया था, और ये बात ब्रॉन्सन रीड ने रिवील करी। सबसे पहले तो ब्रॉन्सन रीड ये बोलते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में कि देखो मुझे ये चीज पता चल गई थी कि ब्रॉक लेसनर जब गिरा तो अब 2 ही चीजें होने वाली हैं, या तो ये बंदा हंस देगा या फिर इन सारी चीजों का जो हर्जाना खर्चा है वो उस टीम को भुगतना पड़ेगा जिसके सामने अब ब्रॉक लेसनर उतरने वाला है। क्योंकि अगर आपको ये बात नहीं पता तो नो मैटर WWE ने बैक स्टेज क्या बताया हो ब्रॉक लेसनर को कि आज हम शो पर क्या कर रहे हैं, अगर कोई ऐसी चीज हो जाती है तो कुछ ऐसा ब्रॉक लेसनर इंप्रोवाइज कर सकता है जो कि प्लान्स में नहीं था, और इस चीज के लिए कोई ज्यादा बिल फटेगा भी नहीं ब्रॉक लेसनर के ऊपर। और ऐसा बहुत बार ब्रॉक लेसनर पहले कर चुके हैं। इसी वजह से जब हम ब्रॉक लेसनर के कैरेक्टर को देखते हैं शुरुआत से ही तो उसको देख के ये लगता है कि ये बंदा कुछ भी कर सकता है, क्योंकि लिटरली वो कुछ भी कर सकता है। भाई उस बंदे ने बेल्ट फेंक के मारी है विंस मैकमैन के ऊपर, सोचो ये बंदा कौन ही काम कर सकता है। तो ब्रॉन्सन रीड ने बोला कि 2 में से एक चीज होने वाली थी, लेकिन ब्रॉक लेसनर थोड़ा मूड के हिसाब से ही चला। और उन्होंने ये कहा कि मैंने बैक स्टेज सुना ब्रॉक लेसनर को ये बोलते हुए कि अरे मैं वहां फिसल गया था, और वो ये बात कर रहे होते हैं कि किसी का तो वहां पे कुछ ऑयल गिर गया था, क्योंकि भाई ये सुपरस्टार काफी ऑयलिंग करके आते हैं, बालों वालों में तेल लगा के आते हैं। बालों में तो नहीं लगाते, बॉडी में ज्यादा लगाते हैं ताकि उनका वो जो लुक है बॉडी का वो जो डिफाइंड लुक है वो नजर आए। तो वो बस ये कह के और उसके बाद चल देते हैं। तो ज्यादा ब्रॉक लेसनर ने भी कोई बैक स्टेज चीज को सीरियस लिया नहीं था, और वो रिपोर्ट हमने वैसे पहले सुन भी, कल ही तो बताया था मैंने आपको कि ब्रॉक लेसनर का ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं था, बंदा खुश मूड में है और सारे के सारे लोग वॉर गेम्स के लिए एक्साइटेड है। तो ब्रॉन्सन रीड यहाँ पे तारीफ कर रहे थे ब्रॉक की कि देखो हर कोई बंदा उस सिचुएशन से रिकवर नहीं कर सकता था, लेकिन क्योंकि वो ब्रॉक लेसनर है इसलिए वो ऐसा कर पाया। और क्या हमको सर्वाइवर सीरीज के लिए एक स्पॉइलर WWE ने खुद से दे दिया है? पहले मैं आपको दिखाऊंगा वो क्लिप, वो फोटो जहां पे ये हमको टाइटनट्रॉन में नजर आ रहा है जब सर्वाइवर सीरीज के लिए टेस्टिंग चल रही होती है, ताकि एंट्रेंस के टाइम पे कुछ एफ ना हो जाए। तो WWE पहले ही उस स्टेडियम या फिर एरिना में सारी एंट्रेंसेस को कर देती है एक बार प्रेप। तो यहाँ पे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की एंट्रेंस भी चलाई जा रही है। तो अब क्या इसका मतलब स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन आ रहे हैं सर्वाइवर सीरीज में? क्योंकि फिर मतलब ये क्यों ही चलाएंगे इसको। लेकिन अब कहना यह है, जो कि हमने पास्ट में देखा भी है, कि कई बार WWE ऐसी एंट्रेंसेस रैंडम चलाती है ताकि अगर कोई बंदा कैप्चर भी कर रहा है, मान लो कोई जैसे मान लो जिगलर आने वाला है सर्वाइवर सीरीज में, तो अगर सिर्फ जिगलर की चला दी और बाकी वो सारे लोग जो कि सर्वाइवर सीरीज में हैं तो क्लियर हो जाएगा, जिगलर भी आएगा। तो ये रैंडमली काफी सारे लोगों की टेस्ट करते रहते हैं ताकि कभी भी फैंस को ये ना पता पड़ पाए कि कौन हमने सरप्राइज रखा है या फिर कौन सा वो सुपरस्टार है जो कि शो पे आने वाला है जिसको वो छुपा के रखना चाहते हैं, अगर फैंस ने वो देख भी क्यों ना लिया हो कि किसी की अगर एंट्रेंस को जो है वो प्रोडक्शन टीम चला भी रही है। तो ये सिंपल सा फंडा होता है। तो बहुत ज़्यादा ऐसा कोई एक्साइटेड होने की जरूरत है नहीं, और आई थिंक ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ एक बार। तो जैसा कि हम लोग पिछली कुछ वीडियो से सर्वाइवर सीरीज के इस वॉर गेम्स मैच की बात कर रहे हैं कि मैच अपने आप में कैसे बहुत बड़ा होने वाला है, पॉल हेमन ने भी बोल दिया था कि ये वॉर गेम्स मैच उनको अब तक के सारे वॉर गेम्स मैचेस से भी ऊपर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि इस बार जो सुपरस्टार्स की असेंबली आई है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। और वो इतनी खतरनाक है कि आज से 5 या 6 महीने के बाद रेसलमेनिया का मेन इवेंट कौन सा होने वाला है वो चीज भी आपको पता लग जाएगी। तो मेल्ट्जर ने ये बोला है कि WWE मतलब ये उनको इंप्रेशन मिला है
कि रेसलमेनिया का मेन इवेंट WWE सर्वाइवर सीरीज के इस वॉर गेम्स मैच से हमको बताने वाली है। और जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला, 40,000 से ज्यादा लोग हैं, एक स्टेडियम टाइप WWE शो कर रही है, वॉर गेम जैसा स्ट्रक्चर और इतने बड़े सुपरस्टार हैं। तो हमेशा ऐसे मौकों पर जैसे रॉयल रंबल में WWE करती है कि रेसलमेनिया के मैच हमको बता देती है, फिर टीज कर देती है, वही चीज WWE सर्वाइवर सीरीज के लिए करने वाली है। और मेल्जर के अकॉर्डिंग वो मैच हमको कौन सा होगा रेसलमेनिया का मेन इवेंट में, वो पता लगने वाला है। यहाँ पे उन्होंने एक हिंट भी दिया कि या तो रोमन रेंस कोडी रोड्स को चैलेंज करने वाले हैं या फिर वो CM पंक को चैलेंज करने वाले हैं, और वो चीज WWE फुल्ली स्टैब्लिश कर देगी रेसलमेनिया के लिए, रेसलमेनिया के मेन इवेंट के लिए, इस सर्वाइवर सीरीज के वॉर गेम्स वाले मैच के साथ में। तो बस अब कुछ ही टाइम रह गया इसको देखने में। लेट्स सी WWE कौन से बड़े बम धमाके फूटती है। और साथ में ब्रॉक लेसनर को भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो इस बड़े मैच में हैं और जो कि लोगों को थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स लगता है सर्वाइवर ऐसे वॉर गेम्स वाले मैच में टीम में ब्रॉक लेसनर का आना, तो मे भी हो सकता है उसका रीजन यही हो कि WWE यहाँ से ब्रॉक लेसनर का कौन सा मैच होगा रेसलमेनिया में वो भी हमको क्लियर करके बता दे। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में आपको नेचुरल टीन का लिंक मिल जाएगा। ब्लैक फ्राइडे की सेल चल रही है, 22% ऑफ है, ऐसे मौके आपको मिस नहीं करने चाहिए। ये वीडियो आप यहां तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।